नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है। टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार, जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करने वाले हैं इस सेशन में, इस प्रैक्टिस सेट में बात करने वाले हैं पर्यावरण ईवीएस एनसीईआरटी के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में। सभी का वेलकम, अभिनंदन है। आपके महत्वपूर्ण, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के पैटर्न पर टॉप 20 क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, जिसमें से पांचवा यह प्रैक्टिस सेट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जी हाँ, 20 महत्वपूर्ण लाजवाब प्रश्न रहने वाले हैं और आप लोगों को इसका कमेंट करके जरूर बताना है कि 20 में से आपका स्कोर क्या है। अगर आपका स्कोर 15 प्लस है तो वाकई में जीनियस है। अगर आपका स्कोर 10 प्लस है तो बस हर एक प्रैक्टिस अटेंड करते रहें, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी जारी रखें। आपका भी जीनियस बनेंगे, आप भी जीनियस बनेंगे, आपकी तैयारी लाजवाब होगी। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। जी हाँ, बात करेंगे पहले प्रश्न की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री। अब आपका कमेंट, आपका ओपिनियन, आपका फीडबैक तय करेगा इस प्रश्न का आंसर, इसका जवाब क्या आने वाला है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, जी हाँ, नेशनलिटी की बात कर रहे हैं, नेशनल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? हम बात कर रहे हैं देश के पीएम की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण लाजवाब प्रश्न है, आपका कमेंट, आपका फीडबैक चाहते हैं दोस्तों, सभी कमेंट करें। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 17 जून 1995, 25 अक्टूबर 1980, 25 मई 1995 या 10 अक्टूबर 1995। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। राइट आंसर क्या होगा? भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? हर एक भाई बहन है, गृहिणी का, सभी का कमेंट आना चाहिए जिसका सपना है गवर्नमेंट की नौकरी पाना, गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, अपना सपना पूरा करना। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? हम बात करें 25 अक्टूबर 1980 की बात कर रहे हैं। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 25 अक्टूबर 1980 को लागू किया गया। वनों को विनाश को रोकने के लिए यह अधिनियम जो है सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था। किसके लिए? वनों को विनाश को रोकने के लिए भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 25 अक्टूबर 1980 में लागू किया गया था। तीसरा प्रश्न आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम कब पारित हुआ? 17 जून 1995, 27 जून 1995, 15 मई 1995 या 10 अक्टूबर 1995। जी हाँ, राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम कब लागू हुआ था? सभी का कमेंट आ चुका है, सभी का फीडबैक आ चुका है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। आपका जवाब, आपका फीडबैक कमेंट बॉक्स में नोट हो चुका है। जी हाँ, राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम की बात करते हैं हम 17 जून 1995। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आंसर करते रहें, फीडबैक करते रहें। राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 17 जून 1995 को पारित हुआ और परिसंकटमय रसायन उद्योगों में कार्य करते रहने पर दुर्घटनाओं से ग्रस्त और त्रस्त लोगों को तत्काल राहत और मुआवजा उपलब्ध कराने हेतु इस अधिनियम को बनाया गया था। चौथा प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 1 राष्ट्रीय उद्यान है, 2 राष्ट्रीय उद्यान है, 5 राष्ट्रीय उद्यान है, 7 राष्ट्रीय उद्यान है। सभी कमेंट करेंगे। जी हाँ, सभी का कमेंट आना चाहिए। झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो आपका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर पहला सही है। झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वह आपका है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, और झारखंड के किस जिले में? तो पलामू जिले पर स्थित है। पांचवा प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर है। सभी प्यारे मित्र, आई होप वीडियो को एक बार दिल से अवश्य लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का। पांचवा प्रश्न बेहतरीन लाजवाब सिलेक्शन वाला प्रश्न है, संभावित प्रश्न है आपके टीटी परिवार का, कि हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 1 राष्ट्रीय उद्यान, 2 है, 5 है, 7 है। हर एक प्रश्न, हर एक कंसेप्ट आपको पता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, और जो हमारी एनसीईआरटी का जो आपके सिलेबस है 3rd क्लास से लेके 10th क्लास तक का आपका लेवल रहता है, और इतनी तैयारी कर ली आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। जी हाँ, हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान? तो हरियाणा में भी आपका एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। जैसे झारखंड में है एक राष्ट्रीय उद्यान आपका जो कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान है जो पलामू जिले पर है, उसी प्रकार हरियाणा में भी एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यह पार्क जो हरियाणा के यमुनानगर जिले पर स्थित है और इसकी सीमा 3 राज्यों से है, हिमाचल,
उत्तरांचल उत्तर प्रदेश। और इसका जो है 8 दिसंबर 2003 को पार्क का क्षेत्र जो है 11,570 एकड़ होने पर इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? 8 दिसंबर 2003 को। किसको? क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हरियाणा के राज्य पर स्थित है। छठवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 2 हैं, 3 हैं, 5 है, 7 हैं? सभी कमेंट करेंगे। छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है? हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी क्लिक किया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 11 अभयारण्य की बात करेंगे। जी हाँ, दोनों आपको कंठस्थ करना है, नोट कर लेना है। छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान, एक है दंतेवाड़ा में स्थित इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, एक सरगुजा एवं कोरिया में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा है जगदलपुर में स्थित एक कांगेरी घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। प्रश्न आ गया कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1981 में हुई थी। और सभी जितने एमपी से हैं तो सभी एमपी से कमेंट करें, एमपी में टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। और जितने यूपी से हैं यूपी वाले कमेंट करेंगे यूपी में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। और जितने राजस्थान से हैं, राजस्थान मेरे प्यारे भाई बहन गृहिणी सभी कमेंट करेंगे कि राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, अब आपको कमेंट करके बताना है। सातवां प्रश्न है, असम में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? जब भी असम की बात की जाती है एक सींग वाले गेंडे का नाम आ जाता है, गेंडे की बात करेंगे। 2 राष्ट्रीय, 4, 5, 7। तो असम में दोस्तों आपके कितने हैं? 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से ये जान लेते हैं। एक है मानस नेशनल पार्क, प्रश्न आ गया कि मानस नेशनल पार्क स्थित है, असम की बात करेंगे। ओरेंग नेशनल पार्क स्थित है, असम की बात करेंगे। नमेरी नेशनल पार्क स्थित है, असम की बात करेंगे। काजीरंगा जो कि एक सींग आपके प्रसिद्ध है आपका नेशनल पार्क की बात करेंगे, बहुत बार पूछा गया है। और 5वां है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। असम के गुवाहाटी में स्थित मानस नेशनल पार्क में दुर्लभ वन्य जीव भी पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान देना है। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन सर्वमान है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। ग्रीन मफलर दोस्तों किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण नियंत्रण से, जल प्रदूषण नियंत्रण से, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण से, या मृदा प्रदूषण नियंत्रण से। ग्रीन मफलर की बात करेंगे। आप देखते होंगे दोस्तों सड़क के किनारे जो है पेड़ पौधे ज़्यादा लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं? यही आपका ग्रीन मफलर है, अर्थात यह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होता है। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। 9वां प्रश्न है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? नाभिकीय कचरा से है, आक्रामक विदेशी प्रजातियों से है, लुप्त जीव से है, या जैव सुरक्षा से है? अब आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन क्या कहता है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। हर एक भाई बहन गृहिणी का सभी का वेलकम, अभिनंदन है। जी हाँ, कार्टाजेना प्रोटोकॉल यह जैव सुरक्षा से संबंधित हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। गिद्ध संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ किया गया था? वर्ष 2000 में, वर्ष 2003 में, वर्ष 2006 में, वर्ष 2008 में? जब हमने एक कंसेप्ट की क्लासेज की हैं तो ये सारे प्रश्न आपको मिले भी होंगे, अगर आपने हमारे कंसेप्ट की क्लास जरूर, ठीक है, टॉपिक वाइज वो क्लास अगर ज्वाइन किया होगा। नहीं ज्वाइन किया तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक क्लास है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। राष्ट्र हित में टीटी परिवार है, आपका परिवार है, आवर फैमिली। गिद्ध संरक्षण की जब भी बात की जाती है यहाँ पे 2006 सर्वोपरि की बात करेंगे। जी हाँ, गिद्ध संरक्षण परियोजना की प्रारंभ 2006 में किया गया था। और नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS मुंबई और हरियाणा वन विभाग के बीच गिद्धों के संरक्षण को लेकर 2006 में एक समझौता के अंतर्गत गिद्ध संरक्षण परियोजना वेल्चुअर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के नाम से जाना जाता है। और इसी परियोजना के तहत असम के धर्मपुर में देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र खोला गया था। प्रश्न बन सकता है कि देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया, तो धर्मपुर में खोला गया। किस राज्य पर, तो असम की बात करेंगे। नोट कर लेंगे, हर एक क्वेश्चन हर एक कंसेप्ट लाजवाब है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर 101% श्योर एंड प्योर की बात करेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है।
11वें नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, गैंडा परियोजना की शुरुआत की गई थी वर्ष 1975, 1985, 1987, 1988। अब आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन क्या कहता है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। गैंडा परियोजना की शुरुआत कब की गई थी, एक ही सन याद रखना है, बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है, 1987 की बात करेंगे। गैंडा परियोजना कब शुरुआत किया गया था, 1987 में। और भारत में इसकी शुरुआत असम प्रांत के असोम के गोलघाट और नागौर जिले में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी गैंडा परियोजना। वैसे आज़ादी के पहले दोस्तों 1930 में अंग्रेजों द्वारा असम के काजीरंगा क्षेत्र को निषेध क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। प्रश्न आ सकता है कि आज़ादी के पहले जो है अंग्रेजों द्वारा किस क्षेत्र को निषेध घोषित कर दिया गया था, तो काजीरंगा क्षेत्र को कब किया गया, 1930 में किया गया था। हर एक क्वेश्चन क्रिएटिव है। अगला प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर है, घड़ियाल परियोजना कब शुरू किया गया, 1965, 1970, 1975, 1977। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, कमेंट आ चुका है, फीडबैक आ चुका है। घड़ियाल परियोजना की जब भी बात करते हैं आपका 1975 कहता है मेरा नाम आना चाहिए, मेरा नाम सर्वोपरि है। तो घड़ियाल परियोजना की जब भी बात करेंगे 1975 जो है कूद कूद कर कहता है आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। यानी कि घड़ियाल परियोजना की जब भी बात की जाती है उड़ीसा के ढेनकनाल जिले में एक टिकरपाड़ा स्थान से 1975 में घड़ियाल परियोजना प्रजनन परियोजना की शुरुआत की गई थी। जी हाँ, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट की बात करेंगे और इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की सहायता से की गई थी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है दोस्तों, लाल पांडा भारत में कहाँ पाया जाता है। आपके पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग में, ए व बी दोनों में, या भारत में नहीं पाया जाता। देखिए दोस्तों, भारत में भी पाया जाता है, अन्य देशों में भी पाया जाता है। और यह जो लाल पांडा यह चीन से संबंधित है। अब आप आई होप आप लोग समझ गए होंगे। लाल पांडा पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग दोनों में पाया जाता है, अर्थात आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग के जंगली के क्षेत्रों में पाया जाता है। और भारत के अलावा नेपाल, भूटान, चीन, लाओस, म्यांमार के जंगलों में भी लाल पांडा पाए जाते हैं। और ये पांडा जो है चीन का राष्ट्रीय पशु भी है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एरुरस फुल्जेंस की बात करेंगे, फुल्गेंस की बात करेंगे। ठीक है, और इसे फायर कैट के नाम से भी जाना जाता है। किसे, लाल पांडा की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल पांडा परियोजना कब शुरू किया गया, वर्ष 1990, वर्ष 1996, वर्ष 1998 या सन 2000 की बात करेंगे। आपका कमेंट क्या कहता है। लाल पांडा जो परियोजना है इसकी शुरुआत 1996 में की गई थी। हो सकता है आपका बर्थ हो, ध्यान दीजिएगा, हो सकता है किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। तो लाल पांडा परियोजना की शुरुआत 1996 में की गई थी, 1996 की बात करेंगे। 15वां प्रश्न है, इसके बाद 5 महत्वपूर्ण लाजवाब प्रश्न और करेंगे। और इस टॉप 20 में से आपका स्कोर क्या वाकई में 15+ है, नीचे कमेंट करें, कमेंट जरूर करें। कितना भी स्कोर आए, 10 आए, 12 आए, 15 आए, 8 आए, कितना भी स्कोर आए कमेंट करें, फीडबैक करें और अपना ओपिनियन जरूर बताएं, अपना स्कोर चेक करें, अपनी तैयारी चेक करें। दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस जो है कब मनाया जाता है, 23 जून को, 2 फरवरी को, 23 मई को या 22 अप्रैल को। इनमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हुआ है। पहले कुछ देशों में अलग मनाया जाता था, कुछ देशों में अलग मनाया जाता था, लेकिन एक डेट कन्फर्म की गई, वह दोस्तों आपका 22 अप्रैल। ध्यान दीजिएगा, एक 22 अप्रैल डेट कन्फर्म की गई, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अब वर्ष 2020 में पृथ्वी या अर्थ डे को मनाते हुए 50 वर्ष भारत ने पूरे कर लिए थे पिछले वर्ष। और विश्व पृथ्वी दिवस 2020 की थीम क्या था, तो प्रश्न आ सकता है कि विश्व पृथ्वी दिवस 2020 का थीम बताइए, तो क्लाइमेट एक्शन था। क्या था थीम, क्लाइमेट एक्शन। और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पृथ्वी दिवस या अर्थ डे मनाया जाता है। यह पहली बार 1970 मनाया गया था। प्रश्न आ सकता है कि पृथ्वी दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो 1970 में मनाया गया था। या अर्थ डे फर्स्ट बार कब मनाया गया, 1970 में मनाया गया था। और शुरुआत में पूरी दुनिया में पृथ्वी दिवस साल में 2 बार, यानी एक बार 21 मार्च और 22 अप्रैल को मनाया जाता था। फिर साल 1970 में तय किया गया इसे हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, पीपीई का फुल फॉर्म क्या होगा, पीपीई का फुल फॉर्म क्या है।
पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है, या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, या प्राइवेट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की बात करेंगे। और ये आपको पीपीई का पता होगा, इस समय कोविड में यूज किया जा रहा है। पीपीई किट आपने नाम सुना होगा। हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो जाएगा, यानी हिंदी में कहें तो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। जी हाँ, यह उपकरण होता है जिसे व्यक्ति अपनी रक्षा में इस्तेमाल करता है, लेकिन कोरोना वायरस कोविड-19 की जंग ने लोगों के संदर्भ में पीपी शब्द का इस्तेमाल मेडिकल क्षेत्र के संदर्भ में किया जा रहा है, यानी डॉक्टर, नर्स, बाकी जो भी स्टाफ है द्वारा कोरोना वायरस से बचने के लिए पहने जाने वाले ग्लव्स, मास्क, चश्मे, सूट आदि सभी पीपीई होते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है? मलेरिया फैलाने के लिए, संक्रमण फैलाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए, या अंडे देने के लिए? सभी कमेंट करेंगे। एनसीईआरटी का बेस्ट नंबर 1 का क्वेश्चन है। मादा मच्छर जो है रक्त चूसने का कार्य करती हैं, अंडे देने के लिए करती हैं। देखिए, मादा मच्छर स्वस्थ रहने के लिए अंडे देने के लिए रक्त चूसने का कार्य करती हैं, और अंडे देने का कार्य नर मच्छर का नहीं होता है, इसलिए नर मच्छर रक्त नहीं चूसता है। एक मादा मच्छर जो है 500 से अधिक अंडे देती है, और डेंगू जैसी गंभीर बीमारियां भी मादा मच्छरों के काटने से ही होता है। और वही नर मच्छर तो पेड़ पौधे के रस से काम चला लेता है, लेकिन आपको बता देते हैं कि मच्छरों का जीवन लगभग 2 महीने से ज़्यादा नहीं होता, लगभग 2 महीने का ही होता है। अगला प्रश्न है, डीडीटी दोस्तों क्या है? एक एंटीबायोटिक है, ये अनअपघटनीय प्रदूषक है, अपघटनीय उर्वरक है, या डाइक्लोरो डाइफ्लोरो टाइटेनियम है? अब आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है? डीडीटी की जब भी बात करते हैं, देखिए डीडीटी का पहला आधुनिक कीटनाशक था जो मलेरिया के विरुद्ध प्रयोग किया गया, किंतु 1950 के बाद इसे कृषि कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाने लगा, और खेतों में इसके भारी प्रयोग से मच्छर इसके प्रति विरोधी हो गए थे। और डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमेथेन। क्या होता है डीडीटी में? डाइक्लोरो से डी हुआ, डाइफिनाइल से डी हुआ, और ट्राइक्लोरो एथेन से टी, डीडीटी की बात करेंगे। और यह वर्तमान समय में वायु प्रदूषण में वृद्धि यानी ग्रोथ में सहायक भी कर रहा है, और इसका अपघटन नहीं होता है। तो हमारा प्रश्न क्या है? डीडीटी क्या है? एक अनअपघटनीय प्रदूषक है, जिसका क्या है? अपघटन नहीं होता है। अब देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद अंतिम प्रश्न रहेगा इस प्रैक्टिस सेट का। धातु के अमलगम से दूसरा तत्व क्या होता है? कार्बन, सोडियम, सोना, पारा? बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है। जी हाँ, नॉर्मल प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, आपका कमेंट आ चुका होगा कि धातु के अमलगम में दूसरा तत्व जो होता है वो हम बात कर रहे हैं एच जी यानी पारा की बात कर रहे हैं। किसकी बात की जा रही है? पारा। जी हाँ, अमलगम एक मिश्रण है, मिक्सचर है, जिससे दूसरा तत्व पारा मिश्रित रहता है। लगभग सभी धातु पारा के साथ मिलकर अमलगम का निर्माण करते हैं। कुछ धातु इसके अपवाद है, जैसे लोहा नहीं करता है, प्लेटिनम, टंगस्टन एवं टाइटेनियम। ये जो है दंत चिकित्सा के क्षेत्र में रजत और पारा का अमलगम महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न आ सकता है कि रजत, पारा या अमलगम का महत्वपूर्ण उपयोग कहाँ पर होता है? चिकित्सक, दंत चिकित्सा के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का अंतिम प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम किसने पहचाना था? जीन बैप्टिस्टे ग्रीनवुड ने, जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर ने, जीन बैप्टिस्टे ग्रीन हाउस ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम किसने पहचाना था? तो हम बात करें ऑप्शन नंबर किसकी बात करें? आपका कमेंट आ चुका है, आपका फीडबैक आ चुका है। हम बात करें जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर की बात करेंगे। ये शब्द आपको ध्यान देना, फ्यूरियर। ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव सर्वप्रथम जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर द्वारा पहचाना गया, और वर्तमान में इन गैसों की श्रेणी CO2, N2O, CH4, CFC गैसें आती हैं, और इनका अधिकता से पृथ्वी के ताप में वृद्धि होती है। तो ये टॉप 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, 5वां प्रैक्टिस सेट EVS NCERT के पैटर्न पर, ये आपको कैसा लगा? आपका स्कोर क्या है 20 में से? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी क्लासेस बेस्ड तैयारी के लिए चैनल को विजिट करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन प्रेस करते रहें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको जाना है पर्यावरण, आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में
वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, हर एक क्लास हर एक कंसेप्ट आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास पर। प्लेलिस्ट चेक कीजिए, हर एक क्लास हर एक कंसेप्ट मिलेगा। पिछले वीडियोज भी आपको एंड स्क्रीन पर मिल गया होगा, अभी तक शो हो रहा है। तो जाइए, हर एक क्लास अटेंड कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए, सिलेक्शन का रास्ता आसान कीजिए और अपने सपना पूरा कीजिए। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का।